बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी एक देहात में हुई थी। वहाँ सब सादा लोग रहते थे। मेरा शौहर ख्वाजा सरा जैसा था, मगर कोई जानता ना था, और मैं अब तक कंवारी थी। मेरे अंदर की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी कि काश मैं भी सुहागन होती। बाकी औरतों की तरह मेरा भी ख्याल रखने वाला शौहर एक मर्द होता। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। शौहर से तलाक मांगी तो उसने भी कसम खा ली और बोला, पहला शख्स जो भी तेरी दहलीज में दिखाई देगा उसके साथ तो जिंदगी की ख्वाहिश पूरी करेगी, और उसका चेहरा भी सुबह की रोशनी में देखेगी। यूं मैं मान गई और रात भर घूंघट ओढ़कर दरवाजे पर बैठी रही। जो ही किसी के खड़खड़ाने की आवाज आई, फौरन उसे कमरे में ले गई, जहां पहले से ही अंधेरा था। सुबह की रोशनी में जब उसका चेहरा देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। मैं आज पूरे जी जान से तैयार हुई थी। आज मेरे मन की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, जिसके लिए मुझे इतना इंतजार करना पड़ा था। आज मेरा वो इंतजार पूरा होने जा रहा था। मैं बिल्कुल किसी सुहागन की तरह ही तैयार हुई थी। मेरे जिस्म पर हर तरह के गहने थे, जिन्हें मैंने अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। तैयार होने के बाद मैंने घूंघट उड़ा और आकर दहलीज पर बैठ गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। मेरा मन बहुत बेचैन सा था, ये सोच सोच कर कि न जाने वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। क्या पता वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा भी या नहीं। क्या पता वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा या नहीं। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। बीच में कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। ऐसा करने पर मुझे गुनाह मिल सकता है, मगर मैं करती भी तो क्या करती। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और मैं कौन सा कोई ये सब छुप कर रही थी। मेरे शौहर ने खुद मुझे इजाज़त दी थी, तो फिर मैं क्यों ना अपनी ख्वाहिश को पूरा करती। मेरा शौहर जाने कहाँ चला गया था। वो उस वक्त के बाद से घर ना आया था और ना ही मुझे कहीं दिखाई दिया था। उसके बारे में सोच सोच कर भी मुझे दुख हो रहा था कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मगर मैं और क्या करती। आखिर कब तक मैं अपनी मुंहजोर ख्वाहिशात पर बंद बांधती, जो सुबह शाम मुझे बेचैन किए हुए थी। अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही था मुझे, और हल बस एक यही था। तभी तो मैं ये कर रही थी। अगर मेरे पास कोई और हल होता तो मैं ऐसा क्यों करती। रात धीरे धीरे सरकती जा रही थी और मैं उसका इंतजार कर रही थी, जो मेरी दहलीज पर आने वाला था। मैंने बैठे बैठे ही उस शख्स के मुतालिक जागती आंखों से ही ढेरों सपने देख लिए थे। मैंने सोचा था कि कल सुबह चढ़ने वाला सूरज मेरी जिंदगी में उजाला ले आएगा, मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, मेरी गोद खुशियों से भर जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक ख्याल था। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। मैं नहीं जानती थी कि जो मैं सोच रही थी वो ताउम्र मेरी सोच ही रह जानी थी। मैं आने वाले वक्त से अनजान थी। मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी खुशियों का सूरज कभी चढ़ना ही नहीं था। जिस सूरज को मैं समझ रही थी कि ये मेरी जिंदगी में उजाला कर देगा, मैं नहीं जानती थी कि इसी सूरज से मेरी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था, भयानक अंधेरा। क्योंकि मेरी खुशियों के सूरज को चढ़ने से पहले ही गिरहन लग चुका था। अब मेरी जिंदगी में क्या होने वाला था, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता था। मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरी पैदाइश एक खाते पीते घराने में हुई थी। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और अम्मा एक प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत करती थी। हमारे शहर में अपना खुद का घर था, जिसमें मैं अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं भी अम्मा अब्बा की आगोश में पल बढ़कर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हमारे घर का माहौल काफ़ी आज़ादाना था। मेरे अलावा मेरा एक भाई भी था, जो मुझसे उम्र में पूरे 2 साल बड़ा था। मेरी और मेरे भाई की आपस में बिल्कुल भी नहीं लगती थी, और ये कोई नई बात तो थी नहीं। हर दूसरे तीसरे घर की यही कहानी है। जिस घर में बहन भाई होते हैं वहाँ ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही सीन था। मेरा और मेरे भाई का खुदा वास्ते का बैर था, क्योंकि ना तो उसे मेरी आदतें और हरकत पसंद थी और ना ही मुझे उसकी। यूं हम जब भी घर में इकट्ठे होते या आमने सामने हो जाते तो उस दिन तो पूरे घर का नक्शा ही बिगड़ा हुआ होता था। लेकिन चाहे हम लोग कितना भी लड़कियों न लें, मगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अपने भाई पर जान देती थी, और जवाबन वो भी कुछ कम नहीं था। वो खुद से बढ़कर मेरा ख्याल रखता था और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया करता था। यूं ही वक्त गुजरता गया था। मैं स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी। वैसे तो मुझे पढ़ाई का इतना कोई ख़ास शौक नहीं था, और ना ही मुझे पढ़ाई में कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अगर यहाँ तक पहुंची थी तो सिर्फ अपने माँ की ज़िद की वजह से, क्योंकि उनका कहना था कि कम से कम मुझे इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए, जो अगर कल को ज़रूरत पड़े तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। एक तो वजह ये थी, और दूसरी वजह अम्मा का डर था। अम्मा ने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी बात में सख्ती नहीं की थी।
सिवाय पढ़ाई के मामले में अम्मा किसी जल्लाद से कम साबित न हुई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैंने इतना पढ़ लिख कर भी सब कुछ चूल्हे में ही डालना है। अगर अम्मा को ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो वो कभी भी मुझ पर अपना पैसा और वक्त ज़ाया न करती। खैर, यूनिवर्सिटी जाने के थोड़ी ही अरसे बाद मेरे साथ वो हुआ जो यूनिवर्सिटी में जाते ही तकरीबन हर दूसरी लड़की और हर दूसरे लड़के को हो जाता है। जी हाँ, मैं प्यार की ही बात कर रही हूँ। मुझे भी सफदर नामी एक लड़के से प्यार हो गया। वो मेरे ही डिपार्टमेंट का था और उसके और मेरे सब्जेक्ट भी एक जैसे थे। आसान ज़बान में ये कि मैं और वो पूरा दिन एक साथ ही रहते थे। जो जो वक्त गुजरता गया मुझ पर चढ़ा प्यार का भूत और भी जोर पकड़ता जा रहा था। लेकिन इसके बरक्स अब सफदर मुझसे कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा था। न जाने उसे क्या हुआ था। मैं कोशिश के बावजूद भी उसके इस रवैये की वजह न जान पाई थी। हालांकि मैंने उससे कई मर्तबा पूछा था कि क्या हुआ है सफदर, तुम कुछ बदल बदल से गए हो, सब कुछ ठीक तो है ना। मगर वो आगे से मुझे कभी भी सही जवाब ही न देता था और बात को गोल मटोल करके टाल दिया करता था। मैं उसके रवैये से बहुत परेशान थी। पहले पहल तो मैं ये समझती रही कि शायद पैसे का गुरूर है, क्योंकि वो काफ़ी अमीर कबीर था। लेकिन जब कई दिन तक मैंने ये नोट किया तो मुझे उसके रवैये के पीछे की वजह समझ आ गई थी। उस रवैये के पीछे उसका कोई नखरा या कोई पैसे का गुरूर नहीं था, वो उदास था। ये मैं ही बेवकूफ़ थी जो इतने दिनों तक उसकी उदासी को उसकी मकरूरी समझती रही थी और कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की थी। मगर आज उसकी आंखों में मुझे उदासी साफ नजर आई थी। सिर्फ उदासी नहीं, उसकी आंखों में उदासी के साथ साथ एक खौफ भी था, जैसे कुछ बहुत कीमती कोई चीज़ खो देने का खौफ। मैं काफ़ी देर तक बैठी उसी को नोटिस करती रही थी। अगले दिन मैंने उससे दो टूक अल्फाज में बात करने का सोचा था, इसीलिए मैं उसे लेकर यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। वो तो आने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से उसको घसीट घसीट कर इस रेस्टोरेंट में लाई थी। रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने दिल ही दिल में खुश होते फखरिया तौर पर अपने कॉलर झाड़े थे और सोचा था कि मैंने कितने अमीर शख्स को पसंद किया है, जिसे देखकर तो लोगों के मुंह हैरत से खुल जाते हैं। मैंने उसे टेबल बुक कराने के लिए कहा, लेकिन वो यूं ही चलता हुआ जाकर एक तरफ कदरे कोने वाली मेज पर बैठ गया। न जाने किस किस्म का रवैया था उसका। मैं उसके पास पहुंची तो उसने फौरन से पहले इधर उधर देखते हुए मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे कहने लगा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और मारे जब्त के उसकी रगें फूली हुई थीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। मैंने उससे अपना बाजू छुड़वाया और उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो सफदर? ये क्या कर रहे हो? बात करने के लिए लाई हूं मैं तुम्हें यहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो तुम मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे। मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते हो कि जैसे मैं हूं ही नहीं। क्यों करते हो तुम ऐसा? आज मुझे इस बात की मुकम्मल तौर पर वजाहत चाहिए और तुम्हें मुझे ये वजाहत देनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारा ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। मैंने उसे कुर्सी पर बैठाया था और ख़ुद भी कुर्सी पर बैठ गई थी। बोलो सफदर, क्या कमी है मुझ में जो अब तुम्हारी मोहब्बत में फ़र्क आ गया है? क्या तुम्हें कोई और मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत मिल गई है? तो मेरी इस बात पर वो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शगुफ्ता। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी मेरे लिए मौत के मुतरादिफ है। मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहा। मगर मैं अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि जब वहाँ पर वेटर आया और पूछने लगा कि हमने क्या ऑर्डर करना है। उस पर मैंने उससे कहा, मेन्यू लाओगे तो ही ऑर्डर करेंगे ना, बगैर मेन्यू के हम तुम्हारा सर ऑर्डर करें? इस पर वो वेटर बजाय शर्मिंदा होने के कि सियानी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, मेन्यू की क्या ज़रूरत है मैडम, ये साहब तो यहाँ रोज़ ही आता है, इससे तो मेन्यू रटा हुआ होगा। उसकी इस बात पर सफदर का रंग एकदम सफ़ेद पड़ा था और उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। तब उसने वेटर की तरफ मुड़ते हुए खाना ऑर्डर किया था। मैं नाराज़गी से सफदर की तरफ मुड़ी और उससे कहने लगी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। रोज़ यहाँ 5 स्टार में आकर खाना खाया जाता है और मुझे कभी झूठे मुंह भी नहीं पूछा। मैं कौन सा तुम्हारा कुछ ज़्यादा खा जाती? इस पर वो कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में वेटर खाना लेकर आ गया। हमने खाना खाया। इस दौरान हम दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी छाई रही थी। हमने आपस में कोई बात नहीं की थी। खाना ख़त्म हुआ तो सफदर उठकर काउंटर की तरफ चला गया था और तभी वहाँ मुझे अकेले बैठे देखकर एक और अमीरज़ादा मेरी मेज़ पर आन पहुँचा था और मुझसे कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मांगी। मैंने काउंटर की तरफ ही देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर उस आदमी को बैठने की दावत दी थी। वो आदमी कुर्सी खींच कर बैठ गया और अपना तारुफ करवाने लगा। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। तारुफ करवाने के कुछ ही देर बाद उस आदमी ने मुझे सीधा सीधा प्रपोज ही कर डाला था। मैंने मुस्कुरा कर उसका प्रपोजल सुना था,
इतने में सफदर भी हमारे पास आ गया था। मैंने उस आदमी को सफदर का तारुफ करवाते हुए कहा, माजरत, मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले से ही रिलेशन में हूँ और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हम शादी कर लेंगे। इस पर वो आदमी कहने लगा, तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी, हर आसाइश दूंगा। मेरे साथ तुम बहुत खुश रहोगी, लेकिन अगर इसके साथ रही तो तुम्हें एक एक ख्वाहिश के पूरा होने के लिए महीनों या फिर सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी जो तुम दोनों ने खाना खाया है ना, सिर्फ इसी वक्त का खाने का बिल चुकाने के लिए इसे पूरा महीना लग सकता है। उस आदमी की बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। वो सफदर का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन सफदर उसको कुछ कहने के बजाय बार बार मुझे पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीट रहा था ताकि मुझे यहाँ से ले जा सके। मैंने एक झटके से अपना हाथ सफदर के हाथ से आज़ाद करवाया था और उस आदमी के सामने खड़ी होकर कहने लगी, ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि काफ़ी अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। तुम्हें ये एक वक्त के खाने की बिल की फिक्र है? ये चाहे तो अभी यहीं खड़े खड़े ये रेस्टोरेंट खरीद सकता है। न जाने तुम लोग दो चार पैसे कमाकर इतना गुरूर किसको दिखाते रहते हो। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। तुम जाओ और जाकर किसी और पर अपनी दौलत का रूप झाड़ना। इतना कहकर मैं सफदर के साथ वहां से निकलने ही लगी थी कि उसकी अगली बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर की हो गई हूँ, जैसे मेरे कदम ज़मीन ने जकड़ लिए हों। मैंने बेयकीनी से मुड़कर सफदर को देखा था, जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया था और उससे पूछने लगी थी कि क्या ये सब सच है। मेरी बात का सफदर ने कोई जवाब न दिया था, जिस पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाकई उस आदमी की बात सच हो। वो आदमी मुझे कहने लगा, ये तुम्हारे ख्वाब हैं या तुम्हें गलतफहमी हुई है जो तुम्हें तुम्हारा दोस्त इस कदर अमीर लग रहा है? असल में तो इसकी हकीकत कुछ और ही है। इसकी हकीकत क्या है वो सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस स्टाफ में मौजूद सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त इसी होटल में वेटर का काम करता है, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, जिसकी माहाना 15,000 तनख्वाह दी जाती है। मुझे उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस स्टाफ की तरफ देखा था कि वो अपना सर हिलाकर इस बात की नफी कर दें और कहें कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ऐसा ना हुआ था। ये कैसी हकीकत थी जिसने एक पल में मुझे आसमान से नीचे ज़मीन पर ला पटका था, जिसके बल पर मैं इतना इतरा रही थी। उसकी हकीकत ये भी हो सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गुस्से से उसकी जानिब देखा था, फिर अपने अकाउंट से बिल अदा किया और गुस्से से रेस्टोरेंट से निकल आई थी। सफदर मेरे पीछे आता मुझे आवाज़ें देता रहा था, मगर मैंने उसकी किसी भी पुकार पर कान न धरे थे और उसकी सारी पुकारों को नज़रअंदाज करते हुए मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई यूनिवर्सिटी आ गई थी। कैसे वो मुझे आज तक बेवकूफ़ बनाता रहा था और कैसे मैं उसके हाथों आज तक बेवकूफ़ बनती रही थी। न जाने मेरी अकल कहाँ चली गई थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी मैं इसी सोच में गलता थी कि तभी सफदर ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ मोड़ते उसने मुझसे कोई बात करनी चाहिए थी, मगर मेरा पारा उस वक्त हाई हो चुका था। मैं उसकी कोई भी बात सुनने की पोजीशन में नहीं थी। उसका यूं मेरा हाथ पकड़ना मुझे और आग लगा गया था। उसको किसने हक दिया था यूं मेरा हाथ पकड़ने का? मैंने पीछे मुड़ते साथ ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं हलक फाड़ते हुए उस पर चिल्लाई थी। एक तो थप्पड़ की गूंज, ऊपर से मेरा चिल्लाना सभी को मेरी तरफ मुतवज्जा कर गया था। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आकर हम दोनों के गिर्द चमकटा लगाकर तमाशा देखने लगे थे। सफदर ने मारे शर्मिंदगी के इधर उधर देखते हुए नजरें चुरा ली थी, फिर मेरी तरफ मुड़कर मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हो गया है शगुफ्ता, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? चलो आओ साइड पर चलकर बात करते हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा था। एक मर्तबा फिर से मेरा हाथ उठा था और उसके गाल पर अपनी छाप छोड़ गया था। तुम मुझे साइड पर चलकर बात करने के लिए कहोगे? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे बात कर सको? अरे तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है, कुजा के मुझसे बात करने की। लेकिन शगुफ्ता मेरी बात तो सुनो। उसने फिर से मुझसे इल्तिजा की थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सफदर, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। तुम जैसा धोखेबाज इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं फिर उस पर चिल्लाई थी। लेकिन शगुफ्ता मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इस कदर नाराज हो रही हो? क्या मेरी गरीबी मोहब्बत के आगे हार गई? लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें नहीं कहा कि मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे नहीं पता था
कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। अगर मुझे पहले तुम्हारी सोच के बारे में इल्म होता तो मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ सच सच बता देता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जहन में मेरा ऐसा खाका बना हुआ है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा। फिर तुम देखना, मैं भी एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊँगा। मेरे नाम का शुमार बड़े बड़े नामों में किया जाएगा। बस मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए मेरे सामने हाथ फैलाया था, जिसे मैंने हिकारत से झटक दिया था। तुम अपनी ये शेख चिल्ली वाले ख्वाब ना जाकर अपने घर में देखना। मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे तुम में और तुम्हारे ख्वाबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इंतहाई बेजारी से बोली थी। लेकिन शगुफ्ता, हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया था। मोहब्बत, वो भी तुम जैसे 2 टके के इंसान से। मोहब्बत करती है मेरी जूती। वो मोहब्बत नहीं, मेरी भूल थी जो मैंने तुमसे दिल लगा लिया। मगर अब मुझे अकल आ गई। अरे तुम जैसे इंसान को तो मैं अपना नौकर भी न रखूं, कुजा के अपना मजाजी खुदा बनाकर अपने जिस्म और अपनी जिंदगी पर इख्तियार देना, ये तुम्हारी भूल ही है। सफदर मियाँ, जाओ, जान छोड़ो मेरी। दोबारा मेरे आसपास दिखाई दिए तो हरासमेंट का केस करवाकर जेल में डलवा दूंगी। फिर ये जो अपनी माँ बहन को 2 वक्त की रोटी देते हो ना, इससे भी जाओगे। चलो हटो यहाँ से। इतना कहकर मैं उसे धक्का देकर साइड पर करती उसके पास से निकल गई थी। पीछे वो दुहाइयाँ देता हुआ रह गया था। ऐसा ना करो शगुफ्ता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम शगुफ्ता, तुम पछताओगी। शगुफ्ता बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उसकी दुहाइयों की कोई परवाह न की थी। मैं घर आ गई थी। उसके बाद सफदर मुझे कभी नहीं मिला था, ना यूनिवर्सिटी में और ना कहीं और। शुक्र था कि वक्त पर ही मेरी जान छूट गई थी। जैसे तैसे यूनिवर्सिटी के 4 साल मुकम्मल हुए थे। इतने में घर में भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। भाई की शादी पसंद की हो रही थी। भाई को हमारे गांव की ही एक लड़की पसंद आ गई थी। हमारा गांव शहर से आधे घंटे की मुसाफत पर था। भाई अक्सर दादा दादी के पास जाता रहता था। वहीं उसको शाहिदा भाभी पसंद आ गई थी। अच्छी सुलझी हुई और सीधी साधी लड़की थी। इसीलिए अम्मा अब्बा ने भी कोई एतराज़ न किया था। भाई का निकाह शादी से 1 हफ्ता पहले होना करार पाया था। हम भाई का निकाह करवाने गए, लेकिन ऐन वक्त पर लड़की वाले बिगड़ गए और कहने लगे कि हम अपनी बेटी का निकाह इसी सूरत में देंगे जब आप अपनी बेटी को हमारे बेटे के निकाह में देंगी। यानी कि वहीं बैठे बैठे मेरा रिश्ता मांग लिया गया था। वो भी इस सूरत के हमारे इनकार की सारी राहें बंद कर दी गई थीं। भाई ने अपने निकाह से इनकार कर दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर मुझ पर कोई रिश्ता मुसल्लत नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने सोचा और वहीं बैठे बैठे उस पूरे घर का जायजा भी लिया था। अच्छे खासे अमीर कबीर लोग थे, हैसियत में भी हमसे कुछ ज़्यादा ही थे। कुछ सोचकर मैंने निकाह के लिए हामी भर ली थी। मैंने यही सोचा था कि थोड़े अरसे बाद ही शौहर को बोलकर शहर मुंतकिल हो जाऊंगी। अब इतना तो वो मेरे लिए करेगा ही। ये उस दिन मेरा और भाई दोनों का निकाह हो गया था। मेरी तो रुखसती भी उसी वक्त कर दी गई थी। हाँ, अलबत्ता भाभी की रुखसती मुकर्ररा वक्त पर हुई थी। मेरी शादी भले ही देहात में हुई थी, मगर मुझे यहाँ हर चीज़ की सहूलत मैसर थी। इतनी सहूलत तो शायद शहर में भी नहीं थी जितनी यहाँ थी। सब मेरा बहुत ख्याल रखते। सब ने मुझे हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर अपने शौहर की तरफ से अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मेरा शौहर ना तो मेरी तरफ देखता था और ना ही मेरे करीब आता था। पहले पहल तो मैंने भी इसे गनीमत समझा हुआ था कि चलो मेरी जान छुटी हुई है, मगर अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। ये कोई आम बात तो ना थी कि शौहर बीवी के होते हुए उससे एहतियात बरते। शादी के बाद से लेकर अब साल होने को आया था, लेकिन इस दौरान मेरा शौहर एक मर्तबा भी मेरे करीब नहीं आया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उससे बात करके रहूंगी। अपनी सोच पर अमल करते मैंने अगले ही दिन अपने शौहर से इस बारे में बात की थी। लेकिन आगे से जो बात मेरे शौहर ने मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। मेरा शौहर मुकम्मल मर्द नहीं था, वो ख्वाजा सरा जैसा था। वो पहला दिन था जब मुझे अपनी किस्मत पर रोना आया था। खैर, वक्त गुजर रहा था। मैं किसी से भी इस बारे में बात करके अपने भाई की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। अगर उसे पता चलता कि यहाँ मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है तो वो मिनट भी न लगाता भाभी को तलाक देने में। यूँ उसकी छोटी सी 1 माह की बच्ची रोल जानी थी। इसीलिए मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी थी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मेरे अंदर की ख्वाहिशात ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि बाकी औरतों की तरह मैं भी सुहागन बनूं, मगर ऐसा मुमकिन न था। यूं ही एक दिन तंग आकर मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, क्योंकि अब मैं शादीशुदा होते हुए भी
कंवारों जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। तभी मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसने कुछ भी न कहा था, क्योंकि वो पहले ही मुझसे वादा कर चुका था कि मैं जब चाहूंगी वो मुझे छोड़ देगा। आज आखिर वो वक्त आ ही चुका था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मुझे कहने लगा कि आज तुम्हारे घर में जो पहला मर्द दाखिल होगा वही तुम्हारा मुस्तकबिल होगा, उसी के साथ ही तू अपनी ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन उसका चेहरा तूने सुबह के वक्त देखना है। मैं मान गई थी और फिर तैयार होकर दहलीज पर बैठ गई थी, क्योंकि इद्दत वाला चक्कर तो था नहीं। शौहर के साथ कोई रिश्ता होता तो मैं इद्दत में बैठती भी, बगैर रिश्ते के कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत। आधी रात का वक्त गुजर जाने के बाद मुझे दहलीज पर खटका महसूस हुआ था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और टटोलते हुए उस आदमी का हाथ पकड़ा था और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई थी। कमरे को मैंने भरपूर तरीके से सजाया हुआ था, मगर उस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, क्योंकि मेरे शौहर ने खास तंबीह की थी कि मैं उसका चेहरा सुबह की रोशनी में देखूं। यूं मैं बिना लाइट ऑन किए उस आदमी को लेकर बिस्तर पर आ गई थी। वो रात मैंने भरपूर गुजारी थी। मेरी सारी ख्वाहिशात को जैसे करार आ गया था। सुबह सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ने से मेरी आंख खुली थी। मैं भरपूर अंगड़ाई लेती हुई उठी थी, मगर जो ही मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी तो उसका चेहरा देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान एक साथ टूटकर मुझ पर गिरे हो। मैं फटी फटी आंखों से सामने लेटे हुए शख्स को देख रही थी, जिसने मुझे अपनी तरफ देखता महसूस करके आंखें खोली थी और आंखों ही आंखों में मुझे इशारे किए थे। मैंने एकदम बेड से उतरते हुए अपनी हालत दुरुस्त की थी और बाहर निकलकर अपने साबिका शौहर की तरफ गई थी और उससे पूछने लगी कि ये सब क्या है, क्यों किया तुमने ये सब। तो इस पर वो कहने लगा, तुम इसी के लिए बनी हो, तुम पर सिर्फ और सिर्फ इसी का हक था। अगर ऐसा ना होता तो तुम खुद सोचो, 1 साल से तुम मेरे निकाह में थी, मेरी बीवी थी, मेरा तुम पर जायज़ हक था, लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं कभी तुमसे रिश्ता नहीं बना पाया। वजह तुम जानती हो, लेकिन फिर भी तुम सोचो, अगर अल्लाह चाहता तो वो मुझे सलाहियत दे सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत थी। अब तुम जाओ और जल्दी से नाश्ता करके आओ, मैं तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर मेरा शौहर उठकर चला गया था। मेरा निकाह रात के अंधेरे में ही हो चुका था, लेकिन ये मेरी ही बदकिस्मती थी कि मैं नाम पर गौर ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा जिससे निकाह हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा यूनिवर्सिटी फेलो सफदर था। मेरे साबिका शौहर ने मेरी डायरी पढ़ ली थी, जिस पर मैंने अपनी ज़िंदगी की एक एक बात लिखी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा मुकद्दर उसी शख्स को बना दिया जाएगा जिसको मैं इंतहाई बुरी तरह ठुकरा चुकी थी। खैर, मेरे साबिका शौहर ने मुझे सफदर के साथ रुखसत कर दिया। मैं बहुत डर गई थी कि अब न जाने बदला लेने के लिए वो मेरे साथ क्या क्या सलूक करेगा, मगर उसकी तरबियत को सलाम कि उसने मुझे एक लफ्ज़ तक न कहा था और ना ही पुरानी कोई बात की थी। मुझे एहसास हो गया था कि उस वक्त मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। गलती का एहसास होने पर मैंने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, जिस पर उसने मुझे खुले दिल से माफ़ भी कर दिया था। वो आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले करता था। चाहे वो अमीर नहीं था, मगर उसने मुझे कभी कोई तकलीफ होने नहीं दी थी और मुझे हमेशा खुश रखा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।